साथियों, रविशंकर प्रसाद जी हमारे बीच में हैं और आप सब लोग यहाँ आए। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और आपके मन में जो भी प्रश्न थे, जो भी विषय थे, वो आपने यहाँ रखे और हम सब लोग एक डिस्कशन में शामिल हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कुछ भी कहिए, मैं इस पूरे मामले से 17 तारीख से बहुत नज़दीक से इसको देखने का, जुड़ने की कोशिश मैंने की और एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि परिवार को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कंसोल किया जा सकता है, उनके साथ खड़ा रहा जा सकता है, उनको हिम्मत दी जा सकती है और उनका सहारा बना जा सकता है। परिवार बहुत ही इनोसेंट फैमिली है, डाउन टू अर्थ है और एक ऐसा परिवार है कि जो अपने साधन नहीं है, इकोनॉमिकली वीक है, लेकिन जो जनरेशन उस परिवार की नेक्स्ट जनरेशन है वो सपने देखती है, वो उड़ना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है। और वैसी ही लड़की हमारे सामने जो ये हादसा है, उसी तरह की वो लड़की थी जो उड़ना चाहती थी, जो सपने देखती थी, जिसके मन में अरमान थे अपने लिए और अपने परिवार के लिए। वो परिवार को भी सहारा देना चाहती थी, अपने छोटे भाई बहन को भी आगे बढ़ाना चाहती थी और खुद भी आगे बढ़ना चाहती थी। उसने जिंदगी की शुरुआत की थी। वो 4 साल का कोर्स करके देहरादून से लौट करके आई थी अभी हाल फिलहाल में ही, और जब वो देहरादून में पढ़ती थी तो साथ ही ट्यूशन भी करती थी। वहाँ अपनी फीस और अपने रहने का खर्चा निकालने की कोशिश करती थी। फादर उतने सक्षम परिवार नहीं था, तो उसको लगता था कि अब मैं पढ़ करके आ गई हूँ, अभी इंटर्नशिप करूँगी और उसके बाद मैं उड़ूँगी, बहुत कुछ करूँगी। बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसकी हिम्मत अगर सबसे पहले कोई रीज़न बना उसकी हिम्मत को एक प्रकार से पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि चकनाचूर करने में, तो वो बनी दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब वो लड़का कहता है कि मैंने 3 व्हीलर्स खड़े थे बहुत सारे और उनसे कहा कि हमें पालम मोड़ तक छोड़ दीजिए या वहाँ तक छोड़ दीजिए, और एक भी 3 व्हीलर चलने को तैयार नहीं था। अगर 3 व्हीलर तैयार हो जाता मीटर से या बिना मीटर भी हो जाता, घर तक ले जाता जहाँ तक वो जाना चाहते थे, तो शायद ये हादसा ना होता। एक भी 3 व्हीलर तैयार नहीं हुआ और जो तैयार हुआ वो बिना मीटर के तैयार हुआ और अपनी मर्जी से जहाँ तक छोड़ सकता था, और लाकर के उस अंधेरे कुएं में उनको डाल दिया जहाँ ये घटना घटित हुई। दूसरा एपिसोड शुरू होता है वहाँ से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दूसरा दृश्य, कि एक ऐसी निरंकुश बस जो घटनाओं से भरी हुई थी, वारदातें करती हुई आ रही थी, खुलेआम, कोई पूछने वाला नहीं था। मानो शहर में शासन और प्रशासन समाप्त हो चुका है। किसी को लूटा, किसी को बस में बिठाया, उसके पैसे छीने, मारा, गिरा दिया, फिर अगले को पकड़ा, और करते करते इस 2 दोस्तों के लिए वो काल बनकर उनके सामने आके खड़ा हो गया। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करने के लिए सरकार ने खर्च किए हैं। जीपीएस सिस्टम की बात की गई थी, 3 व्हीलर्स के दाम बढ़ाए गए थे, किराया बढ़ाया गया था 4 साल पहले, ये कहकर कि जीपीएस सिस्टम 3 व्हीलर्स में लगाया जाएगा। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इन 17 दिनों में भी जो जो कहा हुआ है वो किया? ड्राइवर्स, जिस तरह की ड्राइवर्स हैं दिल्ली की बसेस में, आप देख सकते हैं। मुझे विदेश जाने का मौका मिला है कई बार।
एक बार मैं एक डेलीगेशन में गया तो उस डेलीगेशन में होटल के रूम्स बुक होने थे, तो हमने बोला कि हम 6 लोगों का डेलीगेशन है तो 3 रूम हम लोगों के लिए काफ़ी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं साहब 3 नहीं 4 रूम लेने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा 4 क्यों? बोले 1 रूम ड्राइवर के लिए 5 स्टार में। ड्राइवर 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेगा, ड्राइवर की पूरी आइडेंटिफिकेशन होगी, ड्राइवर अपने आप में एक पायलट से कम नहीं होगा और वो गवर्नमेंट को पूरी तरह से जवाबदेह होगा। कहने का मतलब ये है कि ड्राइवर सिस्टम, ड्राइविंग सिस्टम दिल्ली में रूल्स मालूम है नहीं है क्या है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। कोई भी आएगा बस उठाएगा, चलाएगा, 3 व्हीलर चलाएगा, कोई भी वारदात करेगा, निकल जाएगा, कोई जानने समझने वाला नहीं है। करप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। इसके बाद आ जाता है हॉस्पिटल। सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया, 2 घंटे तक बस को घुमाया गया, चीख पुकार की आवाज़ किसी जनता या सिक्योरिटी पर्सनल तक बस में से पहुंची नहीं। ऐसी क्या बस थी वो कहीं ना कहीं रुकी हुई होगी, ट्रैफिक भी आया होगा। वो जो दृश्य, वो जो दिल दहला देने वाला दृश्य है बस के अंदर का, वो क्या बस के शीशे की से आवाज़ चीरकर बाहर तक नहीं पहुंच पाई एक मर्तबा भी, किसी कोने पर भी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 3 PCR वैन आती हैं और आधा घंटा लगाती हैं डिसाइड करने में ज्यूरिडिक्शन किसकी है, और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है हॉस्पिटल जाने की। और भारत की सरकार और दिल्ली की पुलिस सबको ग्रीन सिग्नल दे दी। क्या ये सब बातें जो आज हमारे सामने आई हैं, क्या 17 तारीख को पुलिस की जानकारी में नहीं थी? क्या उस लड़के के बयान इससे पहले नहीं हुए थे? क्या उस लड़की के बयान इससे पहले नहीं हुए थे? जब लड़के के बयान इससे पहले हुए हैं, आज पब्लिक हुए हैं, पुलिस के सामने जब बयान हुए होंगे, अधिकारियों ने वो बयान पढ़े होंगे, तो उन ऑफिसर्स और उस स्टाफ के अगेंस्ट कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो हॉस्पिटल जिसमें उसको एडमिट किया, 1.5 घंटे तक वो नंगे बदन वो लड़का लोगों को गुहार करता रहा कि मुझे कंबल दो, मुझे कोई पर्दा ही दे दो, मुझे ठंड लग रही है। एक पेशेंट के रूप में वो था घायल, उसको एक कंबल, इतने बड़े सफदरजंग हॉस्पिटल में एक कंबल नहीं मिला। क्या किसी एक स्टाफ के अगेंस्ट, किसी एक अधिकारी के खिलाफ हॉस्पिटल ने कार्रवाई की? क्यों नहीं की? 2 सिनेरियो इस पूरे केस के। पहला सिनेरियो, जब तक ये मामला पब्लिक नहीं हुआ तो सरकार की स्थिति क्या थी आपके सामने है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति क्या थी आपके सामने है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या स्थिति थी आपके सामने है। और जब ये मामला पब्लिक हो गया तो सरकार लड़की को बचाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं कर रही मैं नहीं जानता, अपने को बचाने में लगी रही। 26 तारीख की रात को मैं आईसीयू में मौजूद था जब उसको शिफ्ट किया जा रहा था। डेली जाता था हॉस्पिटल। परिवार को मैंने बहुत समझाया कि सफदरजंग हॉस्पिटल से हम इसको किसी अच्छे हॉस्पिटल, 19 तारीख की बात है, डॉक्टर त्रेहन से फ़ोन पर बात हुई मेरी। मैंने डॉक्टर नरेश त्रेहन की लड़के के भाई से, लड़की की भाई से फ़ोन पर बात करवाई। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी उनको समझाया सारा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पेशेंट हमें दे दो, उन्होंने कोई फोर्स नहीं किया, लेकिन समझाया कि समझा मैटर को। हमने चेयरमैन गंगाराम हॉस्पिटल से बात की, उनका फ़ोन आया पलट के, उन्होंने कहा कि विलिंगली हमारा क्रिटिकल केयर बेस्ट है। क्या किसी बेस्ट क्रिटिकल केयर में दिल्ली में शिफ्ट नहीं किया जा सकता था? इन्फेक्शन रोकना था। मेरी खुद बात हुई डॉक्टर अथानी MS सफदरजंग हॉस्पिटल से, 1.5 घंटा मीटिंग हुई। उनका कहना था, एक ही कंसर्न था कि इन्फेक्शन को रोकना है। इन्फेक्शन रोका जा सकता था, मैं समझता हूं इन्फेक्शन की वजह से लड़की की स्थिति खराब होती चली गई।
अगर ये इन्फेक्शन कंट्रोल होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन भगवान को जो मंजूर था मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन 26 तारीख की रात को आईसीयू में लड़की को बचाने की कोशिश नहीं थी, सरकार अपनी जान बचा रही थी और सिंगापुर के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे थे। 26 तारीख की रात को रोजाना बुलेटिन आता था मेडिकल। 25 तारीख की रात को लड़की को हार्ट अटैक हुए 2, बीपी एकदम नीचे आ गया। 25 तारीख को 9 बजे तक लड़की कॉन्शियस थी, यानी कि 16 तारीख की रात से लेकर के और 25 तारीख की रात तक लड़की कॉन्शियस थी 9 दिन। और जब लड़की अनकॉन्शियस हो गई 25 तारीख की रात को हार्ट अटैक आने के बाद, तो 26 तारीख को बुलेटिन गायब हो गया। क्यों? बुलेटिन क्यों नहीं आया? अगर लड़की की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी तो लोगों को क्यों नहीं बताया कि हालत और ज्यादा खराब हो गई है? और सिंगापुर जाने का लॉजिक क्या था वो आज तक हमें समझ में नहीं आया है। उसके बाद लड़की की डेथ हुई 29 तारीख की रात को 1:30 पर। परिवार ने मुझे बताया, ठीक है फॉर्मल सिस्टम में जो भी है 2:15 डिक्लेरेशन ऑफ डेथ हुई। उसके बाद मुझे परिवार ने बताया रात को ही 2:30 बजे मेरे पास फोन आया कि लड़की की डेथ हो गई है। 3:30 बजे फिर बात हुई कि सुबह 12 बजे यहां से बॉडी लेकर चलेंगे हम। 5.5 घंटे की फ्लाइट है, उसको डिले करना शुरू किया। क्यों किया डिले? और डिले करते करते आप जानते हैं फ्लाइट कितने बजे उड़ी है? रात को 10 बजे। यानी कि पहले दिन 1:30 पर डेथ होती है और उसके बाद अगर हम देखें तो 12 और 8 20 लगभग 18 घंटे के बाद वहां से 19 घंटे के बाद वो 20 घंटे के बाद वहां से वो फ्लाई करते हैं। क्यों? चार्टर्ड प्लेन वहां पहुंच चुका था 2:30 बजे। दिन में मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि चार्टर्ड प्लेन आ गया है यहाँ, एयर इंडिया की फ्लाइट से ले जाया जाएगा। चार्टर्ड प्लेन से लाना था। रात के 3:30 बजे प्लेन लैंड करता है। क्यों? क्योंकि किसी को बताया नहीं जाता है। जो मैं कॉन्टिन्यूसली टच में था, मुझे डार्क में रखा गया, मुझे बताया गया फ्लाइट 5 बजे लैंड होगी। परिवार को बताया 11 बजे चलेंगे और परिवार को 11 बजे बताया जाता है चलेंगे और 10 बजे फ्लाइट चलती है। उस बीच में परिवार को बताया गया, मेरी उस समय फिर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ।